Hello and welcome to my channel Archie Ghosh. Today's topic is a very important topic. क्वांटम मैकेनिक्स में दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हम लोग पढ़ने वाले थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डी ब्रॉगलीज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्लियर कर लिया था और आज का वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम क्लियर करेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इंट्रोडक्शन लेते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स that we see around us, example a car, a planet, a ball thrown in the air, etc., move along definite paths or trajectories. Hence their position and velocity can be measured accurately at any instant of time. हमारे चारों ओर जो हम चीजों को देखते हैं, चाहे वो कार हो, चाहे वो कोई हवा में फेंके जाने वाली गेंद हो, वो एक निश्चित पाथ में मूव करते हैं जिसकी हम पोजीशन और वेलोसिटी किसी भी समय पर आसानी से निकाल सकते हैं। Such an accurate measurement is not possible for subatomic particles. इसी प्रकार से अगर आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें जो एटम्स के अंदर होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी कई सारे पार्टिकल्स होती है जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो बहुत छोटे साइज के होते हैं, उनका पोजीशन और वेलोसिटी आप जैसे बॉल, कार, ये सब के लिए कर पा रहे थे, वो इनके लिए संभव नहीं है। Such an accurate measurement is not possible for subatomic particles. Therefore, the existence of definite paths or trajectories for subatomic particles is ruled out. इसलिए ही डेफिनेट पाथ या ट्रेजेक्ट्री होगी इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, इसके ऊपर प्रश्न विराम लग गया। आगे फिर बातें बढ़ती गई और कुछ वैज्ञानिक इस पर काम करने लगे। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जैसे ही ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर डी ब्रॉगली का प्रेजेंट हुआ, उसके बाद वर्नर हाइजेनबर्ग नाम के एक जर्मन फिजिसिस्ट हैं, 1927 में इन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दे दिया। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, वर्नर हाइजेनबर्ग, अ जर्मन फिजिसिस्ट, इन 1927 gave a principle about the uncertainties in simultaneous measurements of position and momentum of small particles, और उस प्रिंसिपल को इन्होंने अपना नाम दे दिया, इट इज नोन एज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को अब तक क्लियर हो रहा होगा कि जिस प्रकार बड़े मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की एक डेफिनेट पोजीशन और वेलोसिटी एक निश्चित टाइम पर मापी जानी संभव होती है, उसी प्रकार माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का इस प्रकार का मेजरमेंट संभव नहीं है। और इसको आगे प्रेजेंट किसने किया था? वर्नर हाइजेनबर्ग ने। इन्होंने बोला कि एक ही समय पर आप पोजीशन और मोमेंटम स्मॉल पार्टिकल्स की नहीं माप सकते और उसमें अनसर्टेनिटीज होती है, और इसे ही हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के रूप में इन्होंने पेश किया। आइए अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट जो हमें लिखनी होगी एग्जाम्स में, उसको क्लियर कर लेते हैं और उसको एक बार पढ़ लेते हैं। बड़ा सिंपल स्टेटमेंट उन्होंने दिया, एकदम स्पष्ट था। So let us start the statement of Heisenberg uncertainty principle. What is the statement? It is impossible to measure simultaneously the position and momentum of a small particle with absolute accuracy or certainty. इन्होंने अपने स्टेटमेंट में भाषा बिल्कुल स्पष्ट रखा है। इन्होंने कहा है कि छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं, उनके लिए एक ही समय पर पोजीशन और उनकी मोमेंटम भी एक साथ नापना, वो भी एक्यूरेसी के साथ, बहुत असंभव काम है। क्लियर है ये? इट इज इम्पॉसिबल यानी असंभव। क्या मेजर करना संभव है? एक ही समय पर एक साथ बहुत एक्यूरेसी के साथ, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ पोजीशन और मोमेंटम किनकी? स्मॉल पार्टिकल्स की मेजर करना लगभग असंभव है। अगर अटेम्प्ट किया जाए तो, उसको भी उन्होंने क्लियर किया। देखिए मेरे नोट्स में सारी बात एकदम स्पष्ट है। नोट में मैंने लिखवा दिया है कि इफ एन अटेम्प्ट इज मेड, अगर अटेम्प्ट किया भी गया तो क्या होगा? इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू मेजर एनी वन ऑफ दीज क्वांटिटीज विद हायर एक्यूरेसी, द अदर बिकम्स लेस एक्यूरेट। मतलब स्पष्ट है कि आप या तो पोजीशन बहुत अच्छे से मेजर कर पाओगे या मोमेंटम, दोनों एक साथ तो बिल्कुल संभव नहीं है। या तो पोजीशन अच्छे से मेजर होगा या मोमेंटम। तो पोजीशन और मोमेंटम एक साथ एक ही समय पर बहुत अच्छे एक्यूरेसी के साथ स्मॉलर पार्टिकल्स के लिए नापना बहुत असंभव या इम्पॉसिबल सा काम है। तो या तो आप पोजीशन मेजर कर लो या आप उसकी मोमेंटम मेजर कर लो, दोनों एक साथ नहीं होगा। अगर एक
हायर एक्यूरेसी के साथ आया तो दूसरा लेस एक्यूरेट हो जाएगा, तो क्लियर रखिएगा। तो आगे मैंने थोड़ी सी मैथमेटिकल अरेंजमेंट्स भी बना रखी है। द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, जिसको हम डेल्टा एक्स बोलेंगे, अनसर्टेन पोजीशन को डेल्टा एक्स बोलेंगे, एंड द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, जिसको हम डेल्टा पी बोलेंगे। तो द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन डेल्टा एक्स एंड अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम डेल्टा पी इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h by 4 pi। तो यहां पर उसको हमने लिख लिया प्रोडक्ट, यानी इंटू करना है किसको किसको, अनसर्टेनिटी पोजीशन को, डेल्टा एक्स हो गया, अनसर्टेनिटी मोमेंटम डेल्टा पी हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन h by 4 pi। तो ये इक्वल टू का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन, तो आइदर इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h by 4 pi। सो अगेन वी गो विद इट, what is delta x? Uncertainty in position. What is delta p? Uncertainty in momentum. And h here is Planck's constant, जिसकी वैल्यू आप सबको याद होगी 6.6 10 to the power -34 जूल सेकेंड, है ना बच्चों। मेरे ख्याल से ये सारी बातें मेरी स्पष्ट हो रही है। तो स्टेटमेंट क्लियर है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी, and if an attempt is even made to measure any one of these quantities with higher accuracy, the other becomes less accurate. So let us go ahead in this video, and we see here there is a mathematical expression del x into del p greater than or equal to h by 4 pi. We will clarify it further. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को और आगे अच्छे से थोड़ी सी बातें समझते हैं। यहां हमने del x into del p greater than or equal to h by 4 pi लिख दिया है। हम जानते हैं कि we know that what is p? मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आपको दिख रहा है m मास है और v क्या है, वेलोसिटी। तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम बोलें तो p को हम डेल्टा p लिख सकते हैं, क्योंकि किसी एक पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की मास तो फिक्स है, तो आप मास को नहीं बदल सकते, तो m को m ही रखा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बार बार बदल सकती है, तो वेलोसिटी के लिए आप डेल v लिख सकते हो। मास नहीं बदलेगी, वेलोसिटी बदलेगी। अगर वेलोसिटी बदली तो मोमेंटम भी बदलेगा, तो इसीलिए p की जगह डेल्टा p, m फिक्स है और v डेल्टा v हो गया। यहां डेल्टा v को क्या बोलेंगे, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। सो वी रिप्लेस इट। अगर मैं m डेल v को उठा के डेल p की जगह रख दूं तो ये बन जाएगा डेल x इंटू m डेल v ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi। ये बिल्कुल ध्यान रखें। तो हमारे पास दो फॉर्मूला आ गए, डेल x इंटू डेल p ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi, और डेल p को रिप्लेस किया m डेल v से, तो डेल एक्स इंटू एम डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi। फिर से रिपीट करता हूं, डेल एक्स अनसर्टेनिटी पोजीशन है, m मास है, डेल्टा v अनसर्टेनिटी वेलोसिटी है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। और ये सारी चीजों को कांस्टेंट वैल्यू का अगर हम वैल्यू निकाल लें तो h by 4 pi में h की जगह 6.6 10 to the power -34, 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, तो ये कट पिट के इतनी आती है। इसको अगर आप याद रखते हो तो क्या होगा मालूम है, इससे आपको न्यूमेरिकल तेजी से बनाने में मदद मिलेगा। तो बिल्कुल याद रखें h by 4 pi, नहीं तो बार बार आपको h by 4 pi कैलकुलेशन के दौरान यूज करना पड़ेगा। अभी मैं आगे न्यूमेरिकल जब बनाऊंगा तो आप देखना कितनी तेजी से मैं बना पाऊंगा, क्योंकि मुझे ये वैल्यू याद हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को भी याद करवा देता हूं, h by 4 pi इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू के वैल्यूज को रखने के बाद ये आ गई 0.52 10 to the power -34। लेकिन ध्यान रखें ये तब जब हम जूल्स में कर रहे हैं, अगर अर्ग वगैरह में करें तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैनॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली विद सर्टेनिटी, ये क्लियर हो गई। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाइज टू पोजीशन एंड मोमेंटम अलोंग द सेम एक्सिस। ये क्या होता है, जैसे आईआईटी वगैरह की एग्जाम्स होती है तो वहां पर एक्सिस की भी बात कर देती है। एडवांस में कई समय पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर डेल्टा एक्स की एक्स एक्सिस में तो डेल्टा पी कौन सा एक्सिस में होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, एक छोटा सा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होती है कि सारे हम अनसर्टेनिटीज एक ही एक्सिस पर मेजर करते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग एक्सिस में जाकर हम बातें नहीं करते। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाइज टू पोजीशन एंड मोमेंटम ऑलवेज अलोंग द सेम एक्सिस। इसका मतलब क्या, इट मींस इफ डेल्टा एक्स इज अलोंग एक्स एक्सिस, मान लीजिए आपने डेल्टा एक्स को एक्स एक्सिस पर मेजर किया है तो डेल्टा पी को भी कहां मेजर करोगे, एक्स पर ही मेजर करोगे। या डेल्टा एक्स को अगर आपने वाई एक्सिस पे मेजर किया होता तो डेल्टा पी को भी वाई एक्सिस पे ही मेजर करोगे। तो याद रखें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो पोजीशन और मोमेंटम के लिए एक ही एक्सिस पर बात करती है, ना कि अलग अलग एक्सिस पर। हमेशा एक ही एक्सिस पर बात होगी। क्लियर हो रही है बच्चों? तो आगे हम और बढ़ जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे आपने डी ब्रॉगली इक्वेशन के लिए सिग्निफिकेंस पढ़ा था, यहां भी सिग्निफिकेंस जान लीजिए तो फायदा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। देखते हैं, आइए देखते हैं। लाइक डी ब्रॉगली इक्वेशन, ऑल्दो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी होल्ड्स गुड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स बट इट इज ऑफ सिग्निफिकेंस ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो जैसे मैंने वहां बताया था
कि डी ब्रॉगली का इक्वेशन भले ही सब चीजों के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी एप्लीकेशन, उसका चरितार्थ केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही होगा। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन की तरह ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आप चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए लगा लो, लेकिन इसकी महत्व, इसकी सही एप्लीकेशन कहां संभव है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में ही संभव है। तो याद रखना, डी ब्रॉगली इक्वेशन भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ज्यादा प्रभावी है, और हाइजेनबर्ग भी सेम बोल रहा है कि इट इज सिग्निफिकेंस ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर आप समझो इसको एक एग्जांपल से, द लाइट फ्रॉम अ टॉर्च फॉलिंग ऑन अ रनिंग रैट। आपके घर में कहीं चूहा भाग रहा है, इमेजिन कर लो, और उसके ऊपर आप लाइट गिरा रहे हो। एक डार्क रूम में चूहा दौड़ रहा है, रनिंग रैट इन अ डार्क रूम। द लाइट फ्रॉम अ टॉर्च इज फॉलिंग ऑन द रनिंग रैट। नाइदर चेंजेस द स्पीड ऑफ द रैट नॉर इट्स डायरेक्शन। क्या आपके लाइट लगाने से उसकी स्पीड में या उसके डायरेक्शन में चेंजेस आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि लाइट में उतनी ताकत थोड़ी है कि रैट को हम उसके पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें या उसकी स्पीड में बढ़ोतरी या कमी ला दें। तो ये क्लियर है कि रैट जो है ये एक मैक्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। उसके ऊपर ये जो लाइट है, मतलब फोटोन, जिसकी आप बंडल्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, वो किसी भी तरीके से ना तो स्पीड ऑफ द रैट को इन्फ्लुएंस करेगा, ना तो उसके डायरेक्शन को। इसका मतलब क्लियर बातें हो रही है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैज नो सिग्निफिकेंस इन एवरीडे लाइफ। इसका एवरीडे लाइफ पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एवरीडे लाइफ में, सिंस इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस बिग ऑब्जेक्ट्स, हम लोग डेली बड़े ऑब्जेक्ट्स के संपर्क में आते हैं। हम लोग क्या डेली इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आते हैं? नहीं, वी कम अक्रॉस द इन्फ्लुएंस ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट्स ओनली, एंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। तो हम उनकी पोजीशन और उनकी वेलोसिटी तो माप सकते हैं, लेकिन एवरीडे लाइफ में जो चीजें हम आसानी से माप पा रहे हैं, क्या वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो आप अब क्लियर हो गए होंगे कि एवरीडे लाइफ में हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट से संपर्क में आते हैं जिनका पोजीशन और वेलोसिटी तो हम माप सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए यह सही नहीं होगा। इसीलिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का डेली लाइफ पर, एवरीडे लाइफ पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आपने रैट का एग्जांपल भी समझा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में बातें आगे बढ़ाते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे छोटे पार्टिकल है सिग्निफिकेंट। तो इसके मदद से, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मदद से, हम ये बड़े सवाल का जवाब देने जा रहे हैं कि व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल तो प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, वो तो न्यूक्लियस में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रह सकते? क्या यह जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही रोटेट करना पड़ेगा जैसे बोर्स ने कहा था? तो इसको हम आप प्रूफ करेंगे कि क्यों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के भीतर नहीं रह सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस कितना होता है बच्चों? 10 टू दी पावर -15 मीटर होता है। इट इज 10 टू दी पावर -15 मीटर। ये जो न्यूक्लियस है, इसकी डायमीटर अगर हम नापेंगे, साइज हम नापेंगे, तो वो 10 टू दी पावर -15 मीटर के आता है। और एटम की तुलना में, एटम जिसका 10 टू दी पावर -10 मीटर है, उसकी तुलना में ये बहुत छोटा है। इस न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। सवाल यह उठ रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं न्यूक्लियस के भीतर है? चलिए इसका जवाब देते हैं। इफ द इलेक्ट्रॉन वेर टू एग्जिस्ट विद इन द न्यूक्लियस, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के भीतर एग्जिस्ट करना हो, तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी होनी चाहिए पोजीशन की? 10 टू दी पावर -15 मीटर की होनी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस की साइज कितनी है? 10 टू दी पावर -15। तो अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के भीतर एग्जिस्ट करना है तो उसकी मैक्सिमम पोजीशन की अनसर्टेनिटी 10 टू दी पावर -15 मीटर ही होनी चाहिए। तो ठीक है, मान लेते हैं कि डेल्टा एक्स 10 टू दी पावर -15 है। उसको लेकर हम अपने प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के फॉर्मूले में चलते हैं। डेल एक्स इंटू एम डेल वी h अपॉन 4 हमको डेल वी निकालना है। अगर मान लीजिए हम डेल वी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? h/4 तो इधर था ही था, और ये डेल एक्स नीचे आ जाएगा और मास भी नीचे आ जाएगा। वी नो दैट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 किलोग्राम। तो इस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहां पर रख देते हैं। तो ये सारा h की वैल्यू 6.6 10 टू दी पावर -34, 4 इंटू 3.14 10 टू दी पावर -15 इंटू 9.1 10 टू दी पावर -31 ये दिख रहा है। अब आप जब कैलकुलेट किए सारे वैल्यूज को, तो यहां पर ये वैल्यू सामने आ गया 5.77 इंटू 10 टू दी पावर 10 मीटर पर सेकेंड। क्या निकल रहा है? अनसर्टेनिटी वेलोसिटी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की।
चलिए अब इससे फायदा क्या होगा इतना सब करके एक बात तो अब आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों ये सब कहानी चल रही थी। तो डेल वी हमने कितना पाया 5.77 10 to the power 10 मीटर पर सेकेंड। एंड नाउ यू से मी कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो आप बोलोगे कि सर इट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ कि नहीं? अब आप मैच करो, ये कितना है 10 to the power 10, ये कितना है 10 to the power 8, कौन सा ज्यादा है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या यह संभव है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संभव नहीं होगी। तो अगर हमको इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर ढकेलना है, एग्जिस्ट करवाना है, तो उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट को एक्सीड करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल संभव नहीं हो सकता। दिस वैल्यू इज मच हायर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड हेंस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट विद द न्यूक्लियस। ये रियली इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है, इतना तो होल्ड भी नहीं करेगा, इतनी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता। इसलिए ये प्रूव हो गया कि हमारा इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के भीतर नहीं बल्कि न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही रोटेट कर सकता है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछे तो इसका जवाब इस प्रकार से आप देना। लेट अस स्टार्ट डूइंग सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अभी हम सारे फॉर्मूलेज देख कर आए हैं। आते हैं, पहला न्यूमेरिकल क्या है? माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एटम विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। अगर आपको डिस्टेंस दे दिया है मतलब आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दे दिए, तो डेल्टा एक्स आपको दिया कितना है 0.1 मतलब 10 to the power -1 एंगस्ट्रॉम, जिसको आप अगर सॉल्व करते हो तो 10 to the power -1 इंटू 10 to the power -10 10 to the power -11 मीटर आ जाएगा। इसके अलावा आपको और क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। कुछ नहीं दिया है, बोल रहा है कि व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद रहनी पड़ेगी, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको याद है 9.1 10 to the power -31 किलोग्राम। बस रेडी हो गया। फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा वी निकाल लेते हैं। अभी हम लोगों ने यूज किया था, तो डेल्टा वी क्या होगा h/4 पाई इंटू मास इंटू डेल्टा एक्स। ये सारी वैल्यू लगा के डेल्टा वी सॉल्व करें तो h/4 पाई, तो मैंने बोला था कि याद कर लो h/4 पाई की वैल्यू कितनी थी बच्चों? 0.52 10 to the power -34 थी, ये रख लिया। उसके बाद हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं 9.1 10 to the power -31 और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 10 to the power -11। बस इतना वैल्यू रखे, सॉल्व करने पर आपका वैल्यू आ जाएगा समथिंग 5.79 इंटू 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 5.79 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर का सवाल बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिख रहा है देखो, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ अ वैगन ऑफ मास 3000 किलोग्राम। तो आपको यहां सबसे पहले सॉल्यूशन में जाने के लिए मास की वैल्यू 3000 मतलब 3 इंटू 10 to the power 3 किलोग्राम रख लो। हुज पोजिशन इज नोन टू हैव एक्यूरेसी ऑफ ±10 पिकोमीटर। तो इसका मतलब पोजीशन का भी अनसर्टेनिटी दिया है, डेल एक्स 10 पिकोमीटर, तो पिको मतलब कितना होता है -12, तो 10 इंटू 10 to the power -12 मतलब ये 10 to the power -11 मीटर है। निकालना क्या? अनसर्टेनिटी वेलोसिटी ऑफ वैगन, तो डेल्टा वी निकालनी है। तो डेल्टा वी फिर से निकालेंगे, सेम फॉर्मूला लगाइए जो ऊपर में लगाया था। डेल्टा वी क्या होगा h/4 पाई इंटू मास इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 पाई रटा हुआ है 0.52 10 to the power -34 डिवाइडेड बाई मास कितना है 3 इंटू 10 to the power 3 और साथ में डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 10 to the power -11। ये सारा रख दो, आराम से आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा समथिंग 1.76 इंटू 10 to the power ये आ जाएगा तुम्हारा -27 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो बड़े आराम से ये क्वेश्चन बन रहे, आप भी बना सकते हो। एक बार अच्छे से देखा करो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 चालू करते हैं। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब निकालना डेल्टा एक्स है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। अनसर्टेनिटी वेलोसिटी दिया हुआ है, डेल्टा वी दिया है बच्चों 5.7 इंटू 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। ये सारी बातें आपको दी हुई है।
अब एक चीज तो बिल्कुल दिमाग में रख लो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, यानी वो हर बार आपसे चाह रहा है कि आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो 9.1 10 टू दी पावर -31 किलोग्राम इसकी वैल्यू होती है। निकालना क्या है आप देख रहे होगे ना, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, डेल्टा एक्स निकालनी है। तो मास और वेलोसिटी सब दिया हुआ है, तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, h/4 इंटू मास इंटू डेल्टा वी। बस अब डेल्टा एक्स के लिए क्वेश्चन बनाना चालू करें। h/4 क्या है, 0.52 10 टू दी पावर -34। देखो नहीं तो क्या होता, अगर ये वैल्यू हमें याद नहीं होती तो h की वैल्यू अलग रखो, 4 अलग रखो, तो ये गलत हो जाता। मतलब गलत नहीं होता, मतलब बहुत देर लग जाता, समय लग जाता। इसलिए मैंने उस समय बोल दिया कि बेटा ये वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट है, इसको एक बार में दिमाग में रख डालो। अब उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दो 9.1 10 टू दी पावर -31, और डेल्टा वी आपको दिया है 5.7 इंटू 10 के पावर में 5। ये सॉल्व कर लीजिए। अब आप सॉल्व कर लेते हो तो समथिंग अराउंड आपको इसका आंसर जो मिलेगा ये कटने के बाद समथिंग 1 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर के आसपास, ये आ गया आपका आंसर। तो -10 मीटर मतलब आप इसको 1 एंगस्ट्रॉम भी तो कह सकते हो। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये आपने बना लिया क्वेश्चन नंबर 3। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस बनाते जा रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन आपसे करवा देता हूं तो आपको भी समझ में आएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अगला सवाल आ रहा है एक गोल्फ बॉल को लेकर। गोल्फ बॉल सबने देखा होगा टीवी में, उसकी मास दी हुई है। तो गोल्फ बॉल का मास दिया हुआ है 40 ग्राम, तो 4 इंटू 10 तो 40 हो गया। तो इसको किलोग्राम बदलते, 4 इंटू 10 इंटू 10 टू दी पावर -3, ऐसा कर लेता हूं किलोग्राम में। तो ये तुम्हारा कन्वर्जन हो गया, 4 इंटू 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 मतलब 4 इंटू 10 टू दी पावर -2 किलोग्राम। ध्यान रखें ग्राम में दिया इसीलिए मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू इसमें कन्वर्ट कर दिया, किलोग्राम में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखोगे आगे तो स्पीड दिया हुआ है 45, स्पीड दिया है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी नहीं दिया है। स्पीड की एक्यूरेसी दी हुई है 2%। तो आप क्या करो, स्पीड को इस एक्यूरेसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मिल जाएगी। तो डेल्टा वी क्या होगा, ये स्पीड 45 और उसकी एक्यूरेसी कितनी है बच्चों, 2%। तो 2% मतलब 2/100, तो ये हो गया 90/100। तो ये हो गया 9/10, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर -1 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया डेल्टा वी आप लोगों का। अब ये डेल्टा वी भी रेडी है, मास भी रेडी है, निकालना क्या है, अनसर्टेन पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स निकाल दो। डेल्टा एक्स का फॉर्मूला लगा लो, h/4 इंटू मास इंटू डेल्टा वी। बस, तो यहां पर डेल एक्स निकलना चालू हो जाएगा। h/4 रटा हुआ है, 0.52 10 टू दी पावर -34 डिवाइडेड बाई मास कितना है भैया, 4 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू व्हाट इज डेल्टा वी यू हैव कैलकुलेटेड, अनसर्टेन वेलोसिटी 9 10 टू दी पावर -1। सो एवरीथिंग इज रेडी। उसके बाद अब आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा समथिंग 1.46 इंटू 10 टू दी पावर -33 मीटर। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन व्हाट आई एम शोइंग। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो। ये एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेटरी वीडियो आप लोगों के सामने मैं तैयार करके लाया था अनसर्टेन प्रिंसिपल पे। होप आप बहुत अच्छे समझ पा रहे हो, अच्छे से रिवाइज करिए और ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत कारगर रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने आपको इन टॉपिक्स में स्ट्रांग करिए। बार बार रिवाइज करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।